केतु ऐसा ग्रह है जो अगर चाहे तो आपको आध्यात्मिकता दे सकता है। पूर्व जन्मों में जो आपने स्किल्स संचित की थी उनके बारे में भी आपको बता सकता है। लेकिन सामान्य रूप से केतु ऐसा ग्रह होता है जो कि आपको चीज़ों से दूर कर देता है या फिर उनसे डिटैच कर देता है। तो आखिर केतु भला ग्रह है कैसा और इसके क्या मायने हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि केतु भला कैसा ग्रह है। केतु को समझने के लिए आपको राहु को भी समझना पड़ेगा। इसके पीछे की जो मिथोलॉजी है स्वर भानु की, समुद्र मंथन की, वो मैंने राहु वाले वीडियो में बता दी है। लेकिन फिर भी एक बार संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि स्वर भानु समुद्र मंथन के समय असुरों के साथ थे, देवताओं से अलग थे। लेकिन जब अमृत निकला समुद्र मंथन से तो अपनी मोहिनी माया का इस्तेमाल करके श्री हरि विष्णु ने अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। स्वर भानु ने ये देखा और वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गए और थोड़ा सा अमृत वहां पर उन्होंने चख लिया, जिसकी वजह से श्री हरि विष्णु ने गुस्सा होकर उनका जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु बन गया और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बन गया। इंग्लिश में अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें किस तरीके से देखा जाता है तो हम कहेंगे राहु को ड्रैगन्स हेड या फिर नॉर्थ नोड ऑफ द मून और केतु को कहते हैं ड्रैगन्स टेल या फिर साउथ नोड ऑफ द मून। अगर आप नक्षत्रों के मंदिरों में जाते हैं या पुराने जो भी डिपिक्शंस है राहु केतु के उनको देखते हैं तो वहां पर भी एक सर्प की तरह इसे दिखाया गया है, जहां पर सर्प का पूंछ वाला जो हिस्सा है वो केतु रिप्रेजेंट करता है और सिर वाला हिस्सा राहु रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। राहु के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली राहु और केतु के एग्जॉल्टेशन होने में या फिर उनके उच्च नीच होने में नहीं मानती हूँ। केतु अपने आप में ऐसा ग्रह है जिसको आप ये कहें कि ये इसका मित्र है या फिर इसका दुश्मन है तो भी बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ें जो हैं वो इतना सेंस नहीं बनाती है। इन जनरल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं कि भाई इसका मित्र है, इसका शत्रु है, लेकिन केतु अपने आप में एक डिटैच्ड ग्रह है। डिटैच्ड कैसे है कि वो एक ऐसा धड़ है जिसके पास सिर नहीं है। जब सिर नहीं होता तो क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो भी काम नहीं कर पाती हैं। यानी एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा किसी चीज़ का होना जो कि इंद्रिय सुखों से या इंद्रिय जो भी हमारे काम होते हैं उनसे वंचित है। वो देख नहीं सकता तो क्या वो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कर पाएगा? वो सुन नहीं सकता तो क्या वो आपकी आवाज़ चाहे किसी भी तरीके से हो वो सुन सकता है? वो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ को फील नहीं कर सकता, उसे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ सकता है। और क्योंकि ये इंद्रियों से वंचित होता है इसीलिए केतु के दो बड़े ही एक्सट्रीम तरह के हमें जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला एक्सट्रीम रिजल्ट जो केतु का ये होता है कि वो जिस भी भाव में जाता है आपकी कुंडली में वहाँ से मोक्ष करा देता है। तो मोक्ष करा देने का ये मतलब नहीं है कि आप जिस भाव में जाकर बैठा है वहाँ आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं होता है। मोक्ष करा देता है यानी जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर कर देता है, राइट? उनसे आपका डिटैचमेंट करा देता है। और ये डिटैचमेंट कहाँ होता है? ये होता है मेंटल लेवल पर, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट है वो सीधा जाकर आपके मूड पर, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि केतु पहले घर में बैठा हुआ है। जिन जिन लोगों का केतु पहले घर में होता है उन लोगों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये लोग खुद ही से डिटैच्ड होते हैं। ये कैसे दिख रहे हैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। कई बार ये लोग अपनी इमेज पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और ये किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं उस पर भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं।
केतु अगर 7वें घर में आ जाता है तो फिर आप चाहे जीवन में कितने भी रिलेशनशिप्स में आए, चाहे रोमांटिक हो, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्त हो, आप 100% उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 7वां घर हमें क्या दिखाता है? पार्टनरशिप। वो दिखाता है ट्रस्ट। वो दिखाता है कि कब हम अपनी आंखें बंद करके किसी और व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, जो कि हमें रोजमर्रा के जीवन में करना ही पड़ता है। अगर आप 10 रुपये देकर किसी रिक्शा वाले से कहते हैं कि मुझे मेट्रो स्टेशन से फलां जगह छोड़ दो, तो भी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं और वो रिक्शा वाला आप पर भरोसा कर रहा है। इवन दो आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो दुनिया ट्रस्ट पर चलती है, दुनिया भरोसे पर चलती है, इसका हमें मालूम होना चाहिए। राइट? सो ट्रस्ट करना किसी दूसरे पर, 7वां घर ये दिखाता है, वो उससे मोक्ष करा देता है, दैट यू आर नॉट 100% ट्रस्टिंग एनीबडी। बहुत ही कम केसेस में होता है कि ऐसे लोगों को दूसरों पर ट्रस्ट हो जाए, और शादी के मामलों में तो खास तौर पर ऐसा लगता है कि ये थोड़े से अपने पार्टनर से डिटैच्ड ही हैं। यानी सब कुछ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, थोड़ा डिटैचमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। अगर केतु 4थे घर में चला जाता है तो फिर माता से आपका थोड़ा अलगाव क्रिएट कर देता है। मोस्टली तो ये फिजिकल होता है, कई मामलों में मेंटल अलगाव भी होता है। 10वें घर में जाकर बैठ जाता है तो अपने काम के प्रति आप उतने डेडिकेटेड नहीं रह पाते हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग। ओके, या फिर आप चाहकर भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें केतु हमें दिखाता है कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या चाहते हैं। केतु जैसे 11वें घर में अगर चला जाए तो आप कितना भी पैसा कमा ले, इवेंचुअली आप उस पैसे को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, वो भी ऐसे कॉजेज़ में जहाँ से आपको वापस कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोग दान बहुत करते हैं अपने पैसे को, या फिर इवेंचुअली पूरा ज़िंदगी कमाते रहे, बटोरते रहे, और जीवन खत्म होने से पहले सब कुछ दान कर दिया। ऐसी भी चीज़ें हमें देखने में काफ़ी मिलती हैं। सो अगेन, जो फर्स्ट एक्सट्रीम है केतु का, वो क्या है कि वो जहाँ भी जाएगा आपको वहाँ से दूर कर देगा, डिटैच कर देगा, उससे मोक्ष करा देगा। और जो सेकेंड एक्सट्रीम है केतु का, वो आध्यात्मिक एक्सट्रीम है। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो शुरुआत में हमारी इंद्रियां, चाहे हमारी कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, जो भी हो, हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। हमारा मन हमें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, और इस मन को वो इंद्रियां डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। केतु इन इंद्रियों से हीन है। He can't see, he can't smell, he can't touch, he can't hear, and so on and so forth। तो किसी भी चीज़ को, उसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं पैदा होती। तो ये डिज़ायरलेसनेस का जो एक पीक होता है, वो भी केतु आपको दिखा सकता है। इन फैक्ट इफ़ केतु इज़ वेरी स्ट्रांगली पोजिशन्ड इन योर कुंडली, तो फिर वो आपको धर्म और आध्यात्म की तरफ मोड़ भी सकता है, एंड दैट टू धर्म एंड अध्यात्म ऑफ अ वेरी वेरी ट्रू नेचर। जिन लोगों की कुंडली में केतु बहुत प्रबल होता है, उनके अंदर ये नेचुरल अध्यात्म की भावना होती ही है, एंड इट इज़ एन अमेजिंग थिंग। लेकिन जब वो अध्यात्म की भावना होती है तो वो सांसारिकता के मोहमाया में अक्सर पड़ नहीं पाते हैं। आप लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, इनफैक्ट कल ही किसी ने ये सवाल पूछा था कि भाई क्या स्पिरिचुअलिटी और गृहस्थ आश्रम जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है? ऐसा नहीं होता। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ इज़ द बेस्ट स्टेट दैट यू कैन बी इन, और उसके बावजूद भी गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने आध्यात्मिक जर्नी पर चल सकते हैं। इसके बारे में छोटा सा वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ वेरी सून, तो मैं उसको अपलोड भी करूँगी, ज़रूर देखिएगा। राइट? तो दूसरी एक्सट्रीमिटी क्या हो गई? आध्यात्मिक एक्सट्रीमिटी। और आध्यात्मिक एक्सट्रीमिटी भी ऐसे नहीं कि आपने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और पोंगा पंडित बन के बैठ गए और कथा बाँचने लगे। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जो केतु के द्वारा होती हैं, खासतौर पर प्रबल केतु के द्वारा, वो अनुभूतियाँ बहुत ही मिस्टिकल होती हैं। उन पर किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। वो जो ब्रह्मांड की माया है उसको समझने में आपको मदद करता है। ईश्वर क्या है, हम किस हद तक नश्वर हैं, हमारी क्या जगह है दुनिया में, भूत भविष्य क्या है, इन सब चीज़ों को समझने में केतु आपकी बहुत मदद करता है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है कि जिसके रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन कि उसकी पोजीशन क्या है, हाउस के अनुसार वो आपको मिल सकती है। जहाँ पर भी राहु और केतु को देखना होता है, वहाँ पर मैं पहले हाउस पोजीशंस देखती हूँ, उसके बाद ही उनकी जो राशियाँ हैं वो देखती हूँ।
राहु और केतु के बारे में एक खास बात आप लोगों को जाननी चाहिए। वो ये बात है कि जब भी हम बड़ी कुंडलियों की बात करते हैं, वैसे तो कुंडली बनाते समय आप षोडश वर्ग चार्ट्स देखते हैं, जो 16 अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं, जिसमें से D1 एक हो गया जो आपका लग्न चार्ट है, दूसरा आपका D9 हो गया जो नवांश चार्ट है, दशमांश चार्ट है, सप्तमांश चार्ट है, ये सब भी देखा जाता है। D30, D60 ऐसे भी चार्ट्स कई मौक़ों पर देखे जाते हैं। लेकिन जो बड़े चार्ट्स होते हैं, D1 कुंडली, D9 कुंडली या आपकी चंद्र कुंडली ही क्यों ना हो, वहाँ पर राहु और केतु हमेशा 7 घरों की दूरी पर होते हैं, राइट। तो वो हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। राहु जिन चीज़ों के पीछे भागता है, केतु उसकी ऑपोजिट चीज़ों से आपको दूर भगा देता है, यानी वो आपको उससे दूर कर देता है, राइट। सो राहु और केतु को हमेशा एक एक्सिस कहा जाता है। मान लीजिए एक डंडा आपने रख दिया है कुंडली के ऊपर, उस डंडे का सिर कहीं है और पैर कहीं है, या पिछला हिस्सा कहीं है। या मान लीजिए कुंडली में ही एक सर्प है, तो सर्प का मुंह जहाँ होगा वो राहु है और सर्प की पूंछ जहाँ होगी वो केतु है, और वो हमेशा एक दूसरे से 7 घरों की दूरी पर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आपकी कुंडली में डीप जाते हैं, जो बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं D30, D45, D27, इनमें हम जाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर अक्सर राहु और केतु एक साथ बैठे होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि राहु और केतु दो अलग अलग एंटिटीज़ नहीं हैं, वो एक ही एंटिटी के दो अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं, दो अलग अलग रूप हैं। हम किसी चीज़ से बाहर तभी जा सकते हैं जब किसी और चीज़ के पीछे हों, राइट। हम बाहर जाने की हमारी लालसा, कुछ लोगों की बहुत लालसा होती है कि वो फॉरेन में जाकर बसना चाहते हैं, तो ये फॉरेन में बसने की लालसा, उसके लिए एक और प्रीरेक्विजिट है कि आप अपने देश में नहीं रहना चाहते। आप ये कहें कि मैं फॉरेन में जाकर बसना चाहता हूँ, इसका मतलब अपने देश में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने देश में भी रहना है और फॉरेन भी जाना है। तो जब हम बड़ी कुंडलियाँ देखते हैं तो वो 7 घरों की दूरी पर नजर आएंगे। फॉरेन की तरफ जो लालसा है वो राहु है, और घर से जो दूर जाने की इच्छा है, जो दबी हुई है, ढकी हुई है, जो उसके पीछे कहीं पर्दे के पीछे है, वो केतु है। सो इन दोनों ग्रहों को हमेशा इसी कॉम्पोजिट तरीके से देखा जाता है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इसके अलावा राहु और केतु मिलकर 2 बड़े ज़रूरी काम करते हैं। पहला तो ये कि वो सूर्य और चंद्रमा, जो हमारे 2 लुमिनरीज हैं, उनके ऊपर ग्रहण लगा देते हैं, विच मीन्स दैट दे आर वेरी वेरी पावरफुल। सूर्य से ज़्यादा पावरफुल क्या होगा? सूर्य से ज़्यादा पावरफुल राहु केतु होंगे, क्योंकि सूर्य की भी जो प्रभा है या उसकी जो रोशनी है, उसको ढकने का अगर किसी के अंदर माता है तो वो राहु और केतु ही होते हैं, यानी दे आर वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट्स, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ राहु और केतु के बारे में इंटरेस्टिंग होती है, खास होती है, वो ये होती है कि ये दोनों मिलकर काल सर्प दोष बनाते हैं। कुछ लोग काल सर्प दोष में ज़रूरत से ज़्यादा मानते हैं, यानी उससे बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। कुछ लोग काल सर्प दोष में बिल्कुल नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ झूठी है, राइट। लेकिन मैं काल सर्प दोष में मानती हूँ, ये नहीं मानती कि ये आपके जीवन का अंत है, राइट। काल सर्प दोष को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फलित होते हुए देखा है। वो लोगों के जीवन में इश्यूज क्रिएट करता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको कुछ और ब्लेसिंग्स भी देकर जाता है, डिपेंडिंग कि भाव कौन सा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये काल सर्प दोष अगर आपको मालूम नहीं है तो तब लगता है जब सारे के सारे प्लैनेट राहु और केतु के एक तरफ आ जाए, या फिर राहु और केतु के बीच में फंस जाए। मैंने आपसे कहा ना कि राहु और केतु को ऐसे समझिए कि राहु और केतु से एक सीधी लाइन बना लीजिए दोनों के बीच में अपनी लग्न कुंडली में, तो इस लाइन को आप एक सर्प मान लीजिए, एक सांप। मुंह उसका वहां बनाइए जहां राहु है, पूंछ वहां बनाइए जहां पर केतु है, और देखिए कि क्या सारे के सारे ग्रह जो आपकी कुंडली में है वो उसके एक तरफ हैं। अगर वो इस डंडे के एक तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ कोई प्लैनेट नहीं रहता, उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है मान लो राहु और केतु ने सारे ग्रहों को निगल लिया हो, राइट। बहुत लोगों की कुंडली में ये दोष होता है। इनफैक्ट मैं दोष से ज़्यादा इसको योग कहती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्लैनेट्स, यानी 7 या उससे कम घरों में आपके सभी 9 प्लैनेट्स आ जाते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी क्रूशियल। तो इससे अक्सर जीवन में प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशंस पैदा होने लगती है, डिपेंडिंग ऑन कि राहु और केतु कौन से घरों में बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रेशर कुकर होता है, ये हमें फ्रस्ट्रेशन देता है,
ओके, हमें परेशान करता है, हमारे रास्ते में रोड़े लगाता है, लेकिन इन्हीं रोड़ों के थ्रू आपको अपनी लाइफ का जो आध्यात्मिक पर्पस है वो भी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिनके कुंडली में कालसर्प दोष हो उनका जीवन बर्बाद है। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि कालसर्प दोष होने के बावजूद उनकी कुंडली में आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में जो मटीरियल हैप्पीनेस है, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब पा जाते हैं। प्रॉब्लम अगर कहीं होती है तो वो उन भावों के साथ होती है जहाँ पर राहु बैठे हुए हों। अगर आप जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने केतु को गौर से देखिए। जैसे राहु को अक्सर शनिवत राहु कहा जाता है, यानी शनि जैसा राहु, वैसे ही केतु को अक्सर कूजवत केतु कहा जाता है। कूज यानी मंगल, तो मंगल के जैसे रिजल्ट्स केतु देता है। लेकिन ये जो मंगल के जैसे रिजल्ट्स हैं वो कैसे देता है वो आपको? वो देता है मंगल की शैडो साइड। ठीक वैसे ही जैसे कि शनि की शैडो साइड राहु होता है, वैसे ही मंगल की शैडो साइड होता है केतु। ये वो केतु है जो कि एंगेज नहीं करना चाहता। मंगल की आदत होती है कि या तो वो अटैक करेगा या डिफेंड करेगा, क्योंकि वो सोल्जर है, राइट? सो वो हमेशा अलर्ट रहता है, वो सेलिब्रेट भी है, राइट? लेकिन जो केतु है वो एंगेज ही नहीं करना चाहता, वो उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता। इट डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट व्हाटसोएवर। वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना चाहता, उसको देकर अपनी आंखें, जो कि ऑलरेडी उसके पास नहीं है, वो मूंद लेना चाहता है। इट डज नॉट वॉन्ट टू एंगेज इन थिंग्स। और आंखें भी कैसे मूंदेगा बेचारा, क्योंकि आंखें तो उसके पास है ही नहीं। सो उसको नहीं मालूम कि किस दिशा में देखना है, किस दिशा में जाना है। जहाँ तक कूज है या मंगल है, इट इज़ वेरी डायरेक्शन ओरिएंटेड कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जो केतु होता है उसके पास डायरेक्शन ही नहीं होता। मंगल के पास डिसिप्लिन है, केतु के पास डिसिप्लिन नहीं होता है। मंगल के पास हमेशा एक अलर्टनेस होती है, केतु के पास अलर्टनेस नहीं होती है। मंगल हमेशा साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व रहता है, इट वॉन्ट्स टू विन, लेकिन केतु उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। जीतना और हारना तो बहुत दूर की बात है। तो शैडो साइड्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी ज़रूर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, मतलब शैडो साइड्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? तो अब आप समझे कि केतु ऐसा ग्रह है जो एंगेज नहीं होना चाहता, और इसके साथ साथ ये ऐसा ग्रह है जो आपके अंदर की, आपके भीतर की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उन्हें दिखाता है। ये एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमारे जीवन में जागृत करता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम दुनिया के पोल्यूशन से दूर हो जाते हैं तभी जाकर हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं। और यही वजह होती है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली D9 D10 में यह हमेशा राहु से उल्टी दिशा में होता है। राहु क्या था? पोल्यूशन। राहु क्या था? डिस्ट्रैक्शन। राहु क्या था? आपकी आंखों के आगे पर्दा चढ़ा देना। और केतु क्या था? कि आप अपनी जो आंखें हैं, जो ये भौतिक आंखें हैं, इनको बंद कीजिए और आपके जो मन की आंखें हैं आप उनसे देखना शुरू कीजिए। केतु आपको यही बताता है। तो जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि केतु किसी खास भाव में बैठकर आपसे कह रहा है कि भौतिक आंखों से मत देखो, मन की आंखों से यहाँ देखना शुरू करो, तब जाकर आपके जीवन में केतु अच्छे रिजल्ट्स भी देना शुरू कर देता है। बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट केतु वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि केतु कैसा ग्रह है, उसे कैसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। वहाँ पर भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि केतु हमेशा वो दिखाता है कि पूर्व जन्मों में आपने कौन सी स्किल्स अर्जित कर ली थी, कौन सी चीज़ों को आप भोग चुके थे और अब आप भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं। ओके? यानी कि मान लीजिए चौथे घर में बैठा है केतु, तो आपने हो सकता है मदर के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत क्लोज बॉन्ड रखा हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखा हो, आपके पास बहुत बंगले गाड़ियाँ रही हों। तो इस जन्म में आप उन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते। अगर आपके पास हो भी तो भी उनसे आपको जो सांसारिक सुख है वो नहीं मिल पाता है, बिकॉज केतु डज नॉट वॉन्ट देम। केतु चाहता है कि इन चीज़ों से आगे बढ़कर किसी और चीज़ पर फोकस किया जाए। वो क्या है? वो है आत्मिक शांति। जो हमारी भौतिक माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है, अब उसके साथ रिश्ता नहीं, जो पूरे संसार की माँ है उसके साथ रिश्ता। और वो रिश्ता कैसे जुड़ता है? आंखें बंद करके, मन की आंखों से देखने से, या हमारा जो तीसरा नेत्र है उससे देखने से। अब गाड़ी का बड़ा इस्तेमाल कर लिया, वाहनों का बड़ा इस्तेमाल कर लिया यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अब अपने मन की आंखों से अपने तीसरे नेत्र को
आप जागृत कीजिए, उस नेत्र से देखिए और फिर माँ के चरणों में जाइए। ये दिखाता है केतु आपको। तो केतु और राहु को हम जब भी देखें तो बहुत ज़्यादा ये फ्रेंड है, ये एनिमी है, यहाँ ना पड़िए। जो सन और मून है वो तो नेचुरल एनिमीज ही हैं केतु के, उसके साथ तो वो कभी अच्छे से बिहेव यूजुअली नहीं करता है। लेकिन इन जनरल आपको केतु को एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल की तरह देखना पड़ेगा, जो कि आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केतु के अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शंस भी देखने में आते हैं। आपको अगर आपका जन्म किसी ग्रहण के आसपास हुआ हो तो सूर्य और चंद्रमा के साथ आपको कंजंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। केतु का कंजंक्शन 2 केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चंद्रमा के साथ, क्योंकि जब केतु का चंद्रमा के साथ कनेक्शन हो जाता है तो अक्सर चंद्रमा को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि मन जो है वो बस में नहीं रहता, वो उचटा उचटा सा रहता है, किसी चीज़ में लगता नहीं है मन। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो मैंने देखा है केतु का, वो होता है जुपिटर के साथ, क्योंकि जुपिटर भी अपने आप में बेहद आध्यात्मिक ग्रह है और केतु और जुपिटर जब एक साथ आ जाते हैं तो वो आपके आध्यात्म को बढ़ा भी सकते हैं और जुपिटर के जो लक है उसे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो प्लैनेट है वो इवेंचुअली है तो मैलेफिक ही और जुपिटर क्या है, बेनिफिक है। तो केतु को मैनेज करने के चक्कर में कई बार जुपिटर को नुकसान हो जाता है। अगर यहाँ पर जुपिटर कम डिग्रीज पे रहा तो जनरली ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि केतु के कम डिग्रीज पे होने से, राइट। इसके अलावा केतु के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप कुंडली देखें, सबसे पहले ये देखिए केतु का भाव कौन सा है, कौन से हाउस में है वो, और फिर उसके बाद जो राशि है वो देखिए, एंड देन फाइनली नक्षत्र देखिए। तो फिर आपको केतु को देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि केतु कैसा ग्रह है। केतु ऐसा ग्रह है जो आपको अध्यात्म के रास्ते पर लेकर जा सकता है। जहाँ राहु आपके मन को पल्यूट कर सकता है, संसारिकता में आपको या माया में आपको उलझाए रख सकता है, केतु उस माया से आपको दूर कर सकता है, उस भाव के ज़रिए या फिर उस राशि के ज़रिए या फिर उस पर्टिकुलर नक्षत्र के ज़रिए जहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो उसको ज़रूर देखिए। अगर आप आध्यात्मिक है खास तौर पर तो अपने केतु पर ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। अगर मान लीजिए केतु चौथे घर में है, जैसा कि हम एग्जाम्पल लिख रहे थे, तो फिर गाड़ी बंगले के बारे में चिंता मत कीजिए, मूवेबल एसेट्स के बारे में चिंता मत कीजिए। जस्ट डोंट बॉदर अबाउट देम। यू विल बी एबल टू यूज़ देम अ लॉट बट डोंट बॉदर अबाउट देम टू मच। अगर वो 7th हाउस में है, डोंट बॉदर अबाउट हैविंग अ पार्टनर टू मच। बहुत ज़्यादा ये आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ रिलेशनशिप, इसको बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक नज़रों से मत देखिए। एक किसी हम चीज़ को गुलाबी चश्मे से देखते हैं ना, तो गुलाबी चश्मे से उस चीज़ को आप मत देखिए, प्रैक्टिकल नज़रिए से देखिए और फिर उस रिश्ते में अपने अध्यात्म के लिए जगह बनाकर चलिए। 10वें घर में है अगर केतु, तो बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पर मत दीजिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मेरा मन उचट रहा है यहाँ से, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, अपने आप को वहाँ पर स्टेबल कीजिए कि भाई नौकरी मैं जीविकोपार्जन के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बिल्स पे होते रहें। तो बिल पे करने के लिए एक नौकरी तो चाहिए ही, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे केतु का आध्यात्म चाहिए। वैसे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट होता है केतु का, राहु का भी इनफैक्ट वेरी वेरी डीप। एंड सिंस ये दोनों प्लैनेट्स इतने मडी से हैं कि हम में से बहुत सारे लोग क्योंकि उन्हें समझ नहीं पाते इसलिए उनसे डर जाते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती। मेरे विचार से तो राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि जिनको अगर आपने समझा तो वाकई आप जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और मटीरियल प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और अगर राहु केतु को दोनों को ही साधने में आप सफल रहे तो केतु आपको आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगा और राहु आपको सांसारिक भौतिक रूप से आगे ले जाने की क्षमता रखता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू केतु। अपनी कुंडली में केतु की पोजीशन देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पहले भाव, फिर राशि, फिर नक्षत्र देखिए केतु का, और उसके बाद ठीक सामने जो राहु है उसे भी देखिए। और अपनी कुंडली का राहु केतु एक्सेस आपसे क्या कह रहा है, उससे आप क्या समझे हैं, वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।